सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। आपको कैसे हैं आप? जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। बस अब लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो क्या ही कहे, कोई हर कोई असमंजस की स्थिति में है कि सही कहा भी जाए या नहीं कहा जाए, किस स्थिति में है। आप बताइए, पाकिस्तान में कैसा चल रहा है? कराची में हैं आप इस वक्त? जी हाँ, मैं कराची में हूँ। और यहाँ हम्म। पर भी जो लॉकडाउन है वो अपना ऐसा ही है कि अपना थोड़ा सी वो जो है क्या कहते हैं नरमी आ गई है, बिकॉज के रमजान है यहाँ पर। और जो 15 दिन का लॉकडाउन था उसमें काफी, अगर आप तो उसके अंदर काफी लोगों ने रेजिस्ट किया, लेकिन बिकॉज यहाँ पुअर काफी है और फिर डेली वेजेस वाले लोग काफी, दोनों तरफ ये वो है प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट, आपकी ओर भी और हमारी ओर से भी जो गवर्नमेंट कह रही है और हमारी लोकल गवर्नमेंट भी कह रही है, मेरे ख्याल से प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन होना। देखिए, ये हमें लॉकडाउन है ना, ये हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है। वी हैव टू बी डिसिप्लिन। टाइम पर उठना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, टाइम पे काम करने हैं, टाइम पे सारी चीजें करनी है। ये एक हमें चीज सिखा रही है कि जरूरत हो तो बाहर जाओ, जरूरत नहीं है तो आप बाहर नहीं जाओ। तो ऐसी चीजें हैं कि हम सबको चाहिए कि जो है ना डिसिप्लिन करनी चाहिए अपनी लाइफ में। दानिश भाई, मैं देख भी रहा था आपका इंस्टाग्राम और आपसे लगातार बात भी हो रही थी इन दिनों। और मैं देख रहा था आप जी जी। कितना बढ़िया वो एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग खाना वाना दे रहे हैं, तमाम जो लोग जो जरूरतमंद लोग हैं इस समय पे, मतलब आप जैसे लोगों की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि अगर भगवान ने हमें दिया है, इस लायक बनाया है कि हम आगे मदद कर सकते हैं, तो वो एक बहुत शानदार एफर्ट लगा मुझे। आप अपील करना चाहेंगे इस माध्यम से और लोगों से भी कि जो लोग कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आपका मैं वो वीडियो देख रहा था तो रोहित, बिल्कुल अपना। एक्चुअली जब मैंने ये चीज देखी और जितने बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे, आई फील मुझे बहुत हुआ। बिकॉज जो 10 साल पहले जो मेरी स्थिति थी, उस टाइम पर मैं खुद अकेला भी खड़ा होके कर सकता था। बिकॉज 10 years में जो मेरे साथ हुए, बिकॉज आई हैव नो वर्क, आई हैव नो जॉब, आई हैव नो अर्निंग, तो मुझे दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद भी मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि भगवान ने ऐसे लोग दुनिया में दिए हुए। मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त है, जयदीप भाई जो अपना अमेरिका में, उनको मैंने डिस्कस किया, उन्होंने ये स्टेप उठाया और अपने दोस्तों के साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा योगदान था कि मैंने आके उस जो उन लोग का अपना, हमने जो कोशिश की है लोगों को खाना बांटने की, राशन बांटने की, जब जब जहां जहां पूरे पाकिस्तान में हो सके, तो उसके अंदर मैंने एक आवाज उठाई और लोगों ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया और योगदान भी दिया। पहले तो उनका सबका थैंक यू सो मच कि योगदान गया। 2000+ घरों को हमने राशन तक पहुंचा दिए गए। मैं कुछ जगहों पे गया, वहां पर मैंने राशन वगैरह दिए। देखे, एक्चुअली लोगों ने काफी उस पर भी क्रिटिसाइज किया कि जाके फोटो निकाले। हम, मुझे शौक नहीं है फोटो निकालने का ना वीडियो बनाने का। बेसिकली नहीं, जो उसके पीछे डोनर तो होते हैं, जो रीजन है दानिश डोनेट। भाई। उसके पीछे तो रीजन है, अगर आप जैसे लोग तस्वीरें खिंचवाएंगे और ये बतवाएंगे कि भाई हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। मैं ये अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि हर क्रिकेटर जो इस समय पे कर रहा है ऐसा काम, वो जाहिर सी बात है कि समाज को मोटिवेट करना चाह रहा है उन तस्वीरों के जरिए कि अगर हमें इस काबिल बनाया गया है तो आप लोग भी जो इस काबिल है वो ऐसा काम कीजिए। तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं है सर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तस्वीरें खींचने, लेकिन लोग उसको गलत नेगेटिवली लेते हैं ना। बेसिकली एक ये भी चीज होती है, लोगों को एक उत्साह करना, उनके अंदर एक जज्बा लेके आना कि आप भी सब मिलके आओ और मिलके सब काम करें। लेकिन जो मेन चीज होती है, जो डोनर होते हैं अराउंड दी वर्ल्ड, उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारा जो डोनेशन है वो सही जगह जा रहा है और उस पर काम हो रहा है। बेसिकली मकसद ऑब्वियसली वही होता है। जी हाँ, उनका ये बताना होता है। लेकिन लोग हैं, लोग तो बातें करते रहते हैं ना, इससे कुछ फर्क लोगों नहीं का पड़ता। काम है कहना दानिश भाई। हमारे यहाँ हिंदी पिक्चर दिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सही छोड़ो सही सही छोड़ो सही। बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। रहना मतलब हाँ हाँ, क्या। जी हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल, क्या आपने आपने बिल्कुल तो बोला राजेश। होगा ये भी। अच्छा दानिश भाई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आपने 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 10 साल का जिक्र किया और मैं उसी पर आना चाहता था। बीते 10 साल, मतलब मुझे याद आता है वो दानिश करके, क्योंकि हमारी वो उम्र जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो मुझे बहुत ताजा इंडिया पाकिस्तान मैचेस की मेमोरी, चाहे पाकिस्तान भारत आया हो चाहे भारत पाकिस्तान गया हो। क्योंकि बीते जो 10 साल में हमने देखा कि आपने 29 साल की उम्र तक आप हाईएस्ट एक तो स्पिन विकेट टेकर थे पाकिस्तान के लिए, और आपसे आगे जो 3 गेंदबाज थे वो निश्चित तौर पर लेजेंड है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। वसीम अकरम का नाम हो, वकार यूनिस का नाम हो, इमरान खान का नाम हो। मतलब क्या हुआ इन 10 सालों में?
क्या पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा गेंदबाज खो दिया जो कि शायद 500 टेस्ट विकेट ले सकता था, शायद अनिल कुंबले को पीछे छोड़ सकता था अगर आज भी खेल रहा होता, क्योंकि आपकी फिटनेस तो आज भी कमाल है। बिल्कुल, ये देखिए, भगवान का पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद माता पिता के आशीर्वाद से मैंने जो प्रयास किया और जो मेरे अंदर भगवान ने सलाहियत दी थी, मेरे को एक एम था कि पाकिस्तान के लिए खेलना, बिकॉज आई वाज बोर्न ओवर हियर, मैंने रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को और भगवान के आशीर्वाद से रिप्रेजेंट किया और एक लंबे अरसे तक 61 टेस्ट मैचेस में 261 विकेट ली, जैसा आपने बताया, बिल्कुल। और अभी तक आई एम स्टिल द फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, उसमें तो दो राय नहीं है क्या। उसमें मैंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेला, ओवरसीज भी खेला, इंडिया में आके पाकिस्तान का आपको याद होगा जो हम मोहाली वाला टेस्ट ड्रॉ किया, फिर उसके बाद बेंगलोर वाला यादगार टेस्ट है वो हमने तो जीता था। तो बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस थी, तो ये है कि आई फील ऑनर्ड दैट आई प्लेड। के नाते मैं वो चीजें ज्यादा याद नहीं रखूंगा। लेकिन अपना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज आप कहते हैं ना कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं वो ओवरनाइट या तो हीरो बन जाते हैं या तो जीरो बन जाते हैं, उनका कैरियर पे बहुत इफेक्ट करता है, ये चीज उनके कैरियर पे बहुत इफेक्ट करती है। और मेरे पर प्रेशर ज्यादा था, because belonging to a community from Hindu community, traveling to India and I was performing, and मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी इंतजाम ने ज्यादा डाल दी थी, तो वो अपना मैंने एक बर्डन लिया और भगवान के आशीर्वाद से वो मैंने वहां पर पूरा भी किया और परफॉर्म भी किया। और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया की जो टीम थी उस टाइम पे, उसमें बढ़िया बैट्समैन थे कि उनके अगर आप नाम गिनना शुरू करें, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते, अभी भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते, और पास में जो बैट्समैन थे जैसे सचिन तेंदुलकर जी हो गए, सहवाग हो गया, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ हो गए, लक्ष्मण हो गए, सौरव गांगुली जो आजकल चेयरमैन है, दादा, ये सारे बैट्समैन दे वर लाइक द ग्रेट्स, और उनके सामने बॉलिंग करना और उनके सामने विकेट लेना तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। और भगवान की डर लगता था जो आपने नाम गिनाए, क्या इनको लेकर ड्रेसिंग रूम में बहुत बातचीत होती थी? क्योंकि मुझे याद है कि पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज से पूछो, बात करो, तो कहता था यार किसका नाम ले और किसका नाम नहीं ले। आप ऊपर से सहवाग से शुरू करो, सहवाग को निपटाओ तो द्रविड़ आ जाता है, द्रविड़ को निपटाओ तो तेंदुलकर आ जाता है, तेंदुलकर को निपटाओ तो लक्ष्मण आ जाता है, लक्ष्मण को निपटाओ तो गांगुली आ जाता है। मतलब एक दो बल्लेबाज हो तो बात समझे, यहाँ तो पूरी फौज है। मतलब इस चीज को लेकर कभी डिस्कस होता था कि यार क्या है कौन, मतलब मेन बंदा कौन है इंडिया में जिसको आउट करना है? देखे, हमारे वहाँ डिस्कस टीम मीटिंग में डिस्कशन होती थी कि भाई सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके खिलाफ प्लानिंग होती थी कि किस तरह करना है, लेकिन दे वाज सो गुड, रिस्ट उनका बड़ा जबरदस्त चलता था, फुटवर्क अच्छा था, बॉल पे जिस तरह स्पिनर्स को और प्लेयर्स नहीं खेलते थे वो बहुत बढ़िया अंदाज से खेलते थे, बिकॉज इंडिया हैव आल्सो प्रोड्यूस नंबर ऑफ ग्रेट स्पिनर्स, तो उनको वो प्रैक्टिस भी करी हुई है, उनसे खेला भी है, तो बहुत मुश्किल होती थी बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की ना डर की, यहाँ पर यंगस्टर्स भी अगर सुन रहे होंगे, देखे मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मुझे लेग स्पिन सिखाई, कावस मुल्ला नाम था उनका, उन्होंने मुझे एक चीज बहुत पहले कह दी थी कि बेटा जब क्रिकेट खेलो तो डर को निकाल दो, खास तौर से लेग स्पिनर, बिकॉज लेग स्पिनर जो ऐसा बॉलर होता है कि वो मार खाता है लेकिन आउट भी करके देता है, वो विकेट बायर होता है। तो अगर तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा प्लेयर होना तो अपने हथियार मत गिरा देना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और फाइट करना, बिकॉज वही तुम्हें कामयाबी देगा। तो वो एक चीज थी जो मेरे अंदर मैंने अपने अंदर संभाली थी कि भाई ये चीज है। नो डाउट रात में नींद नहीं आती थी, रात को वो होता था कि यार क्या प्लान करे, किस तरीके से करे, सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर बिलीफ और अपने आप की जो कॉन्फिडेंस, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप मेहनत करते हो, वो अगर आप दिल से करें तो फिर आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। मैंने अपना इंडियन बैट्समैन हो गए, उसके बाद वेस्ट इंडीज ब्रायन लारा हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये बड़े बड़े बैट्समैन थे, बड़े जबरदस्त खेलते थे स्पिनर को, लेकिन यही एक चीज थी जो मेरी कामयाबी थी कि मैं चैलेंज की तरह लेता था, हर एक मैच को, हर एक प्लेयर को एक चैलेंज समझ के रखता था अपने सामने। लेकिन उस चीज के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है हमेशा, इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं, आप हमेशा इसको लेकर बोलते रहते हैं कि अगर जो कानून होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। अगर पीसीबी ने एक कानून बनाया कि इस चीज के ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर मैं एक आउटसाइडर की तरह बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इन चीजों को किस तरह से होती है। क्रिकेट को लेकर हमारी जितनी बहुत समझ है और आपसे जितनी बातचीत हुई है या बाकी खिलाड़ियों से जितनी बातचीत हुई है, उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आपको अलग ट्रीट किया जाता है,
और सलमान बट को, मोहम्मद आसिफ को, आमिर को, और अब शायद उमर अकमल को भी। आज ही मैं देख रहा था कामरान अकमल एक वीडियो मैसेज दे रहे थे कि गलत हो रहा है उसके साथ, उसको ज्यादा सजा मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा सजा कहाँ मिल रही है, 3 साल की सजा है, वो भी कम निश्चित तौर पर होगी। उसको लेकर भी बात होगी कि अच्छा व्यवहार रहेगा तो कम कर देंगे। और फिर दूसरी तरफ मुझे सलीम मलिक भी याद आते हैं, मुझे आप भी याद आते हो कि भाई लाइफ बैन जिन पर लगा दिया जाता है। तो ये आपको लगता है दोहरा मापदंड है, बार बार पाकिस्तान की तरफ से सामने निकल कर आता है। और खास तौर पे अगर मैं ये बोलूं सीधे डंके की चोट पे, बिना किसी फिल्टर लगाते हुए, कि आप क्योंकि एक हिंदू क्रिकेटर है पाकिस्तान में, जो एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, और यहाँ उल्टा हिंदुस्तान में हम लोगों ने मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को कप्तान बनाया और 2-2 वर्ल्ड कप उन्होंने कप्तानी की है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है हिंदुस्तान में, जबकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये रिएक्शन आता है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है मुसलमानों के साथ। हम तो जी पूरा सम्मान दे रहे हैं, आपके वहां पर मुझे ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? बतौर एक हिंदू क्रिकेटर आप पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और आपके साथ भेदभाव किया जाता है, जो सीधा दिखता भी। डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस, कलर, क्रीड का, डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन का, और डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया जाता है, आपकी सलाहियतों को इग्नोर करके, और अपना कानून जो एक होता है उसको आपके ऊपर लागू नहीं किया जाता और दूसरों पे वो कानून लागू किया जाता। मैं जो बात करता हूँ ना, देखे मेरी बात को अक्सर मीडिया जो है उसको तोड़ देता है कि हमेशा ये रिलीजन कार्ड प्ले करता है। मैं कभी भी रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करता हूँ। देखे आपने जो बात की, आप उस बात से आपको भी एक चीज लगी, देखे क्योंकि आपको एक चीज लगी तो आपने ये बात की। मैंने आपसे ये बात नहीं की थी, लेकिन आपको एक चीज लगी, ठीक है ना, ये आपको एक चीज लगी कि यार इतने क्रिकेटर आए, उनके साथ इस तरह का बर्ताव, ये क्रिकेटर है इनके साथ इस तरह क्यों, उनके साथ भी वैसा हुआ, इनके साथ भी वैसा, फेयर डील होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होने चाहिए सब जगह पे। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मेरा है, ये जो मेरा डिस्क्रिमिनेशन का है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से मेरे मामलात को लेके चला। देखे 2010 में एलिगेशन हुआ, एसेक्स पुलिस ने क्लियर किया। 2012 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पैनल बनाया, वहां पर अपना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ऑब्जर्वर भेजा तफसुल रिजवी साहब को। लेकिन मुझे इन्होंने 2010 में कह दिया था कि ये अपना पर्सनल मैटर है, यू डील विथ योरसेल्फ। ओके, मेरा पर्सनल, क्या मैं उस टाइम पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं था? क्या मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा था उस टाइम? दानिश भाई, अगर कोई इंग्लैंड जाता भी होगा काउंटी खेलने तो पीसीबी से परमिशन लेकर ही जाता होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल एनओसी तो मिलती थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एनओसी मिलती थी और एनओसी तो मिली थी मुझे। पीसीबी की भी है ना, अगर कुछ पीसीबी की वही हो जाता है। जैसे हमें पता है कि यहाँ भारत से अगर कोई जाए, अगर कोई काउंटी खेलने जाए तो बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको अदर लीग्स खेलनी है तो या तो आपको रिटायरमेंट होना पड़ेगा, वरना आप नहीं खेल सकते। भाई युवराज सिंह रिटायरमेंट उन्होंने लिया तभी जाके वो कैनेडियन प्रीमियर लीग खेले, रिटायरमेंट से पहले वो नहीं खेल पा रहे थे। तो क्योंकि अगर आप अदर जगह जाके खेलते हो तो फिर आपको बीसीसीआई से परमिशन लेनी होगी। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी यही होता होगा। बिल्कुल, ये सब जगह यही होता है। यू हैव टू टेक द, जो आपका काउंटी होती है वो अपना एनओसी के लिए दरखास्त करता है, पीसीबी फिर एनओसी देती है, उसके बाद ही अपने प्लेयर को इजाजत देती है। जब एनओसी जिम्मेदारी है तो मुझे तो जब 2010 में एलिगेशन लगा तो हमारे डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन जो जाकिर खान, जो एनओसी देते थे सारी चीज, मेरी उनसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे ये कहा कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आप पर्सनली डील करें। तो फिर मैंने अपनी ये फ्रॉम द स्टार्टिंग है। उसके बाद जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया, फिर उसके बाद तो मैं जब पाकिस्तान आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस गया, वहां पर जका अशरफ साहब से मिला जो उस टाइम पे चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि सुभान अहमद जो सीईओ थे पहले और तफज्जुल रिजवी जो आजकल लॉयर भी है, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट के अलावा और कोई चांस नहीं है आपके पास, तो आप एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे और उसके बाद ही आपका मैटर जो है वो सही होगा। तो मैंने उस टाइम पर तो इग्नोर किया, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन बाद में जब मैंने आके ये सोचा कि यार वो सही कह रहे थे कि मुझे एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट के अलावा कोई मेरे ऊपर और कोई और चीज नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल लॉस हो गया, मैं अकेला ही फाइट कर रहा था अपने केस के लिए। मैंने रिक्वेस्ट करता गया, उस दौरान जितने चेयरमैन आए, नजम सेठी को कहा, उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो इस तरह के नजम सेठी, शाहरियार खान
और या एहसान मनी तक, इन लोगों का क्या रोल है फिर? ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। एहसान मनी तो आईसीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो तो बहुत सारी बातें करते हैं कि हम भारत से, हमें कोई खेलने की जरूरत नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, लेकिन अपने खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। बिल्कुल वही तो बात है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने अभी रिसेंटली लेटर भी भेजा, तो उन्होंने कह दिया कि यार ये हमारा मैटर नहीं है, आपको इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया हुआ है तो आप उनसे बात करें। जहाँ हर बोर्ड अपने प्लेयर की प्रोटेक्ट के लिए खड़ा होता है और उसकी मदद करने के लिए होता है, यहाँ पर लोग जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ के और भी पाकिस्तान में जो मीडिया है पूरे अराउंड द वर्ल्ड, जो इन्होंने एक तो स्टिग्मा में ये बताना चाहता हूँ आपके हम ये बात कर रहे हैं उसके अंदर कि मेरे पर कभी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप कभी भी नहीं लगे। आपने मेरे पर कभी भी नहीं लगे। 2 चार्जेस लगे थे, वो 2 चार्जेस एक ग्रेट क्रिकेटर के ऊपर भी लगे थे, फिर उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया था, फिर वो आज आप देखें कि वो कहां पर है। लेकिन मेरे ऊपर तो वो चार्जेस, उनका नाम वसीम अकरम है, तो आप सब जानते ही इन चीजों को। लेकिन वही बात है कि जहां पर ये ग्रेट क्रिकेटर्स उन प्लेयरों की हिमायत में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं जिनके नाम आ चुके हैं, जो करप्शन, जो अपने इंटरनेशनल मैच के अंदर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान दे वर कॉट रेड हैंडेड, वेंट टू प्रिजन। मेरा एक डोमेस्टिक मैटर है इंग्लैंड का, उसके अंदर और एक इंटरनेशनल मैच के अंदर, और जहां मैंने फिक्सिंग नहीं की है, ना कोई पैसे है ना कुछ है, वहां पर जो इल्जामात है वो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अभी तो मेरी हेल्प कर लेना। मसला ये है डिस्क्रिमिनेशन के, जब इंसान को जरूरत होती है अपने पेरेंट बोर्ड की, वहां पर आके आप अपना पेरेंट बोर्ड अगर उसकी मदद नहीं करे और उसकी पुकार नहीं सुने, उसके लिए हेल्प देके मेरे क्रिकेट डेज चले गए। लेकिन मेरा जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज है, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, आई नीड टू लुक आफ्टर माय फैमिली, आई नीड टू अर्न मनी, ठीक है ना। तो मैं अपना वो चीज के लिए बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कि मोहम्मद आमिर को ये लेके आए, उसको सारे रूल्स बैंड डाउन करके एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उसने तो जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी जब पाकिस्तान टीम को जरूरत रही। पाकिस्तान टीम को तो जरूरत है। ये बात लोगों से अगर कहो तो उनको बुरा लगता है कि भाई ये बात सच नहीं है। अगर आप देखें कि सारे लोग कह रहे हैं कि मैं रिलीजन कार्ड प्ले करता हूँ, तो मुझे अपना रिलीजन कार्ड प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसानियत और एक ह्यूमैनिटी राइट्स जो होने चाहिए एक सिटीजन के, वो बात करता हूँ। जस्टिस की भी तो बात है ना कि फेयर प्ले हो रहा है या नहीं। भाई ये क्रिकेटर क्या चाहता है कि अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे साथ वही चीज हो जो मैंने, मतलब फेयर प्ले के हिसाब से सारी चीजें चले। मतलब अगर जिस काम को बाकी लोग भी कर रहे हैं और उनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है और आपके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये तो मेरी समझ में तो एक ही रीजन आता है जो मैंने आपको कह दिया। अब आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसे समझे ना समझे ये उनकी समझ है। मैं उनकी बुद्धि उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो रीजन बता दे मुझे, या तो रीजन बता दे कि भाई ये मसला है, हम नहीं कर सकते, तो मैं भी अपना मैंने आईसीसी को लेटर लिखा था, मैंने डेव रिचर्डसन को लेटर भी लिखा था। मैंने आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको 3 साल पहले लेटर लिखा था कि सर मैं मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आई वांट टू पुट माय केस इन। तो उन्होंने कहा एज ए इंडिविजुअल, पहले तो आपका केस एक डोमेस्टिक है, और एज ए इंडिविजुअल आईसीसी में इंडिविजुअल नहीं आ सकते, आप बोर्ड के थ्रू आ सकते हैं, या बोर्ड आपके लिए आवाज उठा सकता है। तो मैं बोर्ड मेरे आवाज नहीं उठा रहा, ना कोई उठा रहा, तो मैं किसके पास जाऊंगा फिर मैं तो अकेला ही रह गया ना। मैंने तो अपने सारे चीजें जो मेरे पास थी, जितना मेरे साथ पास था, ना मैं कोई मिनिस्टर या तो कोई राजा महाराजा का बेटा हूँ, ना मेरे पास इतना कोई वो चीज है कि मैं अपना सारी पावर यूज कर सकूं। मैं तो सिर्फ जो बात है, जो हकीकत है, जो मेरे साथ होता हुआ आ रहा है, उस पर कह रहा हूँ बात। अगर उसमें भी किसी को तकलीफ है, ना ही आपके पास वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी जैसी लॉबी है कि आप बचा ले जाए सारी की सारी चीजों को। हाँ ना, मैं उनके जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे दानिश भाई ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब एहसान मनी साहब है, वो पीसीबी के चेयरमैन है, आपकी उनसे शायद पहले बात भी हुई थी कि आपको देखना चाहिए इंजस्टिस हुआ है। उन्होंने भी उस समय पे भरोसा दिलाया था आपको कि बेटा तुम्हारे साथ बिल्कुल इंजस्टिस हुई है। अब उनका क्या कहना रहता है इस पूरे के पूरे मसले पे? क्या आपकी बात होती है अब ऐसा, क्योंकि अब वो चेयरमैन भी हैं, वो आईसीसी में भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो वो दोनों पक्ष को समझते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बातचीत होती रहती होगी, पहले भी हुई होगी, और वो जानते हैं इन सारी से सारी चीजों को। इसको आप जी हाँ, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब मेरी उनसे पहले बात हुई थी तो उन्होंने जो है मुझे अपना मतलब जब वो चेयरमैन नहीं थे पीसीबी के, तो तब उनसे मेरा हुआ था। तो आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने मेरे केस को बड़ा
उन मेरे लिए आवाज उठाई, ये मैंने एक्सेप्ट करने से पहले बहुत मेरे लिए कहा, और फिर उनकी भी बात को दरगुजर कर दिया गया। उन्होंने बहुत एफर्ट की मेरे लिए, उन्होंने इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी कहा कि इस मैटर को प्लीज आप वो करें, और फिर एहसान मानी साहब से भी उन्होंने कहा, और एहसान मानी साहब जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी पूछा कि तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और लेकिन मैं अभी चेयरमैन तो नहीं हूँ या ना मेरे पास कोई पावर्स है, तो अगर कुछ मैं पावर्स में आता हूँ तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू योर केस। एंड अभी जब सीट आ गई है, सारी चीज आ गई है, तो वही बात आ गई कि मैं वापस से इनको वो कर रहा हूँ कि सर हेल्प करे प्लीज, थोड़ी हेल्प करे या कुछ तो करे मेरे लिए। तो अभी मुझे रिस्पॉन्स जीरो है उसकी तरफ से। तो मसला कहाँ पर आके उठका हुआ है, कौन सी लॉबी मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि एवरी डे सारे एक्स क्रिकेटर्स, बड़े से बड़े सुपरस्टारों के, सब प्लेयरों के लिए हक में बयान आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई हक में या इवन के उसमें भी बात नहीं करता है कि नहीं भाई दानिश कनेरिया का नाम ही नहीं लेना है। ये चीज फील होती है, तो फिर बंदा बोलता है कि यार ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी का क्या चुरा लिया है, किसी के साथ क्या ज्यादती कर दी है कि मुझे इस तरह से इग्नोर किया जाता है। तो ये मतलब फील होता है। तो फिर जब बात पाकिस्तान की तरफ से एज अ स्पिनर हाईएस्ट विकेट टेकर ये बोल रहा है कि मैंने क्या चुरा लिया, मतलब जिस खिलाड़ी को आपको सम्मान देना चाहिए था, जो खिलाड़ी आज मैं तो निश्चित तौर पर दावे से कह सकता हूं कि अगर आज भी खेल रहा होता या उतना भी खेलता जितना एक आम क्रिकेटर खेलता है, मतलब आज तो आप करीबन 40 साल के हैं दानिश भाई, कितने साल के हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट 40। आई विल बी 14 दिसंबर, तो वही हो गया 14 दिसंबर। सो मतलब अगर मैं एक आम क्रिकेटर के एवरेज एज भी मानूं तो 37-38 साल तक आमतौर पर एक स्पिनर खेल जाता है ना? तो अगर आप और 7-8 साल खेलते तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि आप 500 विकेट तो 100% ले लेते। तो मतलब मुझे ये लगता है कि एक गेंदबाज जिसको पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए था, वो आज यहाँ इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये दिल दुखाता है तनिष भाई, अफसोस होता है कई बार कि यार जिस देश एग्जैक्टली रोहित, उससे जुड़े अधिकारी, उससे जुड़े खिलाड़ी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं देश के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अधिकारी और नहीं, मैं बिल्कुल भी आई एम प्राउड पाकिस्तानी एंड आई प्लेड फॉर माय कंट्री एंड रिप्रेजेंटेड एवरी सिटीजन। जो भी कोई इंडिया से खेला हुआ है, कोई पाकिस्तान से खेला हुआ, एवरीबॉडी वी आर प्राउड। जो आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान ने मुझे वो इज्जत दी है दुनिया भर में उसी। लेकिन ये जो भारत ने भी आपको इज्जत दी है, भारत ने बिल्कुल बिल्कुल दुनिया में, भारत एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड आई हैव गॉट रिस्पेक्ट, तो उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अगर मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि एज अ प्लेयर तो अपने बोर्ड को पेरेंट बोर्ड की तरह देखते हैं ना, उसको तकलीफ होगी तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा, तो मैं भी तकलीफ में पेरेंट के पास जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, देखिए कोई मुजरिम होता है, आप उसको अगर ये शुरू के अंदर अगर इन्होंने कानून बनाना है, तो जो 99 और 94 से जो मामला चले तब से लेके आज तक जो भी हुआ, सबको लाइफ बैन कर दो, सबको एक सजा दे दो, भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यू आर राइट। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यार एटलीस्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स ग्राउंड, एटलीस्ट इंसानियत के नाते, तो जस्ट पुट अप माय केस। क्या मसला क्या है कि मेरे केस खुलने से या मेरे कुछ चीजें आएगी सामने तो उनके मामला खराब हो जाएंगे क्या, उनकी बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फिर विचार में आती है ना कि इस तरह बंदा क्यों इस तरह सफर करे, इस तरह से क्यों आप अपना ट्रीट करें। देखे अगर ये मेरी हेल्प करते तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता, एटलीस्ट चले आपने मुझे इंटरनेशनल नहीं किया, मैं नहीं खेलना चाहता, आप मुझे नहीं खिलाए, लेकिन मैं अपनी लीग खेल सकता हूँ, छोटी मोटी कोचिंग कर सकता हूँ, एटलीस्ट वो तो मैं अपना करता रहूँ ना। एटलीस्ट कि आईसीसी हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान हो गया, बीसीसीआई हो गया, कि किस तरीके से मामला चलते हैं। अगर बोर्ड टू बोर्ड कांटेक्ट होते हैं तो उसमें नरमी आती है, एक बोर्ड को दूसरे बोर्ड रिस्पेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। लेकिन एक प्लेयर अकेला नहीं फाइट कर सकता ऑब्वियसली, और वो भी जब उसके पेरेंट बोर्ड का उसको हक नहीं मिल रहा। दानिश भाई एक चीज और, वो जो बयान बीच में चला था और मैं चाहता हूं कि उस पर भी आप कुछ बोले, जो शोएब अख्तर ने खास तौर पर कहा कि टीम का जो कल्चर था वो भी बहुत ज्यादा पसंद करने लायक नहीं है, उसको भी गौतम गंभीर से यहाँ पर पूछा जा रहा था, तो गौतम गंभीर से जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हो क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है। तो शोएब अख्तर ने बात की बिकॉज वो सीनियर थे, कैप्टन के साथ, ऑफिशियल्स के साथ ज्यादा रहते थे, तो उन्होंने चीज जाहिर की होगी कि यार दानिश इतनी परफॉर्म करता है। आप मुझे देखे ना, मुझे 10 साल के कैरियर में सिर्फ 16 वनडे खिला है, क्यों मुझे हक नहीं। एक टाइम पर तो शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद दोनों साथ भी खेलते थे,
तो मुझे उस तरह से वनडे क्यों नहीं खिलाए गए? मुझे कहते थे कि भाई आपकी फील्डिंग का मसला है, फील्डिंग का अगर मसला है तो अभी मोहम्मद इरफान खेला है, सईद अजमल खेला है और काफी क्रिकेटर्स है। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो फील्डिंग थी वो तो हमेशा से एवरेज ही रही है, कभी सुपर अच्छी नहीं रही, एक या दो ही अच्छे फील्डर होते थे। ये जो कुछ 2-3 लोग हैं और देखिए कमेंट भी कर रहे हैं, मैं ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। कमेंट बॉक्स में कहते हुए देखेंगे तो फैसल इकबाल आपके खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, शाहिद अफरीदी की जिस तरह से बातें निकल कर आती रहती हैं, मतलब जिन लोगों के लिए ये भी कहा जाता है कि भाई आपकी टीम में जगह शायद इन्हीं लोगों ने खाई होगी या इन्हीं लोगों को लाने के, क्योंकि कई लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा यार उस समय पे शायद शोएब मलिक और शायद अफरीदी को टीम में रखना था, किसी ने कहा शायद अजमल उसके बाद आ रहा था तो उसको टीम में रखना था। ये सारी जो बातें निकल कर आती है और फिर ये फैसल इकबाल वाली बात और ये सारी की सारी चीजें, इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उस वक्त पे आपको लगता है कि आपके सामने कोई इन नामों में कंपटीशन था, क्योंकि उस समय पे आप बहुत अच्छा कर रहे थे खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। देखिए फैसल इकबाल की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, बिकॉज उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो खुद क्रिकेट किस तरह खेला है, किस तरह से वो आया है, वो खुद ने कितने लड़कों का कैरियर खुद अपने उसके ऊपर रख के आया हुआ है। और वो, क्योंकि मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, वो ही इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली, कि वो किसी और को परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता था, उसको कुछ होता था। तो वो उसकी तो मैं बात ही करना बेकार है, बिकॉज वो सिर्फ ये कि अटेंशन सीकर है, तो उसको अटेंशन मिल जाती है तो वो बस अपना आके बातें करता है फजूल की, तो उसके ऊपर तो बात करना फजूल है। बाकी आपने जो बात की, देखे शाहिद अफरीदी ने, मैं अपना उनके साथ डिपार्टमेंट में था तो तब भी वो मेरे साथ जो वनडे टूर्नामेंट होते थे उसके साथ ज्यादती करता था और मेरे साथ अपना काफी उसका वो रहता था। लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता रहता था, वो वनडे में था। लेकिन मेरी यही कोशिश होती थी कि यार मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है टेस्ट मैच का, कि मैं टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करूं तो मुझे वनडे में मौका मिले। लेकिन मेरे पास लॉबी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ जो लॉबी थी ना वो भगवान की लॉबी थी, भगवान के अलावा और कोई लॉबी नहीं थी मेरे पास। तो मैं अपनी मेहनत करता था और परफॉर्म करता था। पीछे मेरे लिए क्या लोग सोचते थे, ये आपने जिन जिन के नाम लिए, वो क्या मेरे बारे में सोचते थे, क्या लॉबी बनाते थे यार, मुझे दूर रखते थे, मुझे उसका अंदाजा नहीं हुआ। और मुझे अपना जो है, कभी भी मुझे इस चीज से मैंने बोला कि जो है वो है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी कोशिश को कभी भी। जी जी दानिश भाई, लेकिन पता नहीं, आप इस सवाल का जवाब ना भी देना चाहे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हैं और आप, मैं नहीं जानता आप इस बात को, लेकिन जिस तरह से आप शाहिद अफरीदी की जुबान चलती है खासतौर पर भारत को लेकर, आपको लगता है क्रिकेटर को इस तरह की बातें करनी चाहिए? चलिए इमरान खान तो मतलब इमरान खान की बहुत इज्जत थी हिंदुस्तान में, बहुत लोग उनको इज्जत करते थे, वो कितनी बार भारत आए हैं और उनके क्रिकेटिंग करियर से लेके अब तक को लेकर इमरान खान की बहुत रिस्पेक्ट थी एज ए क्रिकेटर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी जो चीजें हैं वो मैं सियासत के लिहाज से समझ सकता हूँ, मैं उस पर कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक क्रिकेटर जो भारत आया तो उसने कोलकाता में ईडन गार्डन में ये बयान दिया कि जितना मुझे भारत में प्यार मिला है उतना पाकिस्तान में भी नहीं मिला। स्विट्जरलैंड में मुझे उनका एक वीडियो याद आता है, एक फैन जो थी, इंडियन फैन थी या थी शायद, और उन्होंने तिरंगा उल्टा पकड़ा हुआ था, तो इज्जत हुई हिंदुस्तान में, इतना लोगों ने उनके बारे में अच्छा कहा। लेकिन अब क्रिकेट छोड़ने के बाद शायद वो भी सियासत के रास्ते पे आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं इमरान खान की तरह वजीर आजम, और उनकी भी कहीं ना कहीं जो सारी हरकतें हैं वो उसी लिहाज से लगती है। आपको लगता है क्रिकेटर को इस तरह की बातें करनी चाहिए, या आप उनकी बातों को ठीक मानते हैं, जो भी वो कहते हैं, चाहे वो हमारी सेना के बारे में, प्रधानमंत्री को लेकर कहें? देखिए वो उसका अपना ओपिनियन है और वो अपना जो है कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े हैं और वो अपना स्ट्रांग है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ और क्या कह सकता हूँ। ठीक है दानिश भाई, मैं समझता हूँ, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 2007 का वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, आयरलैंड ने आप लोगों को बाहर कर दिया, हम लोगों को बांग्लादेश ने बाहर कर दिया, और दोनों लोगों के लिए बहुत खराब हो गया वर्ल्ड कप। लेकिन आप लोगों के लिए वो इस वजह से भी और ज्यादा खराब हो गया क्योंकि आपके कोच की डेथ हो गई थी। मेरे ख्याल से 3 साल कोचिंग करने वाले पहले कोच थे बॉब वुलमर, जो कि इतने लंबे टेन्योर के लिए कोई विदेशी कोच मिला था पाकिस्तान को। उसके बाद मुझे याद है जॉफ लॉसन आए थे, जो आपके बहुत बड़े मुरीद थे, मैं उस पर भी आऊंगा। जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे और मेलबर्न में आपको इंजरी हो गई थी, शायद आपकी उंगली में कुछ दिक्कत थी और आप मेलबर्न टेस्ट नहीं खेल पाए थे, फिर आपने सिडनी में आकर विकेट लिए थे, जहां तक मुझे याद है।
हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी याददाश्त ताज़ा रखी हुई है। 2007 तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, पहला मेरा वर्ल्ड कप था और लेकिन बड़ी दानिश भाई, से गया था। पहले मैं वो वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहता हूँ, बॉब वुलमर की डेथ, हाँ हाँ क्या बिल्कुल, वो हुआ मैं था वही उस समय वही पे बात कुछ? कर रहा हूँ। देखिए, जो आयरलैंड के खिलाफ मैच था, वो मैं बेसिकली मैच खेल रहा था अगेंस्ट आयरलैंड, बिकॉज आयरिश बैट्समैन कैनॉट प्ले स्पिन बेटर। अब स्पिन तो बिल्कुल, जैसे हम कहते मुझे हैं याद है, लाहौरी मुझे स्पिनर्स याद को नहीं खेल सकते, तो आयरिश है। स्पिनर्स तो नहीं खेल सकते थे। तो मैं प्लेइंग 11 में था जब ये जा रहे थे, और अजहर महमूद जो टीम में थे और वो फिट भी नहीं थे प्रॉपर। ये पुट ऑन द वेट और फिट भी नहीं थे, लेकिन विकेट पे ग्रास था बहुत ज्यादा। तो ऑन दी टॉस करने के टाइम पे जब आप टीम शीट चेंज करते, उस टाइम के ऊपर इंजीबाई ने मेरा बाकायदा स्कोर बोर्ड पे भी नाम आ चुका था प्लेइंग 11 में, लेकिन एट द एंड टाइम पे उन्होंने मुझे टीम से निकाला और अजहर महमूद को डाला, और अच्छा। मुझे वो मैच नहीं मिला। और मुझे अपना बहुत ही वो हुआ कि यार काश में ये मैच हो रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ 120 125 रन ही किए थे और हमारी पूरी एक स्टार स्टडीड बैटिंग लाइनअप थी, पूरी तहस नहस कर दी थी आयरिश बैट्स बॉलर्स ने। लेकिन बोनस है। जब आयरिश बैट्समैन आए, हाँ बॉलर्स ने तो जब आयरिश बैट्समैन आए, तो जब विकेटें नहीं गिर रही थी, विकेटें शुरू में हुई, फास्ट बॉलर ने ली, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि थोड़ी पार्टनरशिप लगी, बॉल पुराना हुआ, क्योंकि उस टाइम पर दो नया बॉल नहीं लगते थे, एक ही बॉल लगता था। तो बॉल पुराना होता है, तो जो नया बॉल से सीम और स्विंग हो रहा था वो नहीं हो रहा था, बिकॉज आपको पता है वेस्ट इंडीज जमैका के अंदर एक तो गर्मी कितनी होती है, इतनी गर्मी, ह्यूमिड होता है, और जहां वहां पुराना हो जाए बॉल, भले वो टॉप ग्रीन भी हो, तो इतना बॉल नहीं हिलेगा। तो स्पिनर का वहां पर काम बनता था। ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट गलत है, माइंडसेट, और कि वो यार दौर भी ग्रीन नहीं था टॉप हो जब वो 50 स्पिनर ओवर की नहीं। क्रिकेट में आपको दो नई बॉलें मिलती हो, वो दौर भी जी नहीं हाँ, था। और वो भी नहीं था, हाँ वो दौर भी नहीं था। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार मुझे क्यों बैठा दिया यार बेकार में। मैं अच्छा खासा खेला था और ग्रीन टॉप, क्योंकि मुझे इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस था कि जब हमारे अवे मैचेस होते थे तो वो ग्रीन टॉप होती थी, लेकिन वहां मैंने विकेटें ली थी, क्योंकि ग्रीन टॉप पर रिस्ट स्पिनर कामयाब होता है, वो उसका ब्रेक होगा, उसको शीशा भी दे दो वो उसमें भी ब्रेक कर लेगा। लेकिन वो टाइम, और वो इतना वर्स्ट टाइम था कि फिर वो बॉब वुमर, उसके बाद 3 साल उसने कोचिंग की, और ही न्यू इट के पाकिस्तान में अगर रहना है। जब वो आया था तो उसको पता था कि यहाँ पर कप्तान को कैसे खुश रखना है, बोर्ड को कैसे लेके चलना है, प्लेयर को कैसे लेके चलना है। तो उसने ये सब चीजें जान ली थी और अच्छी तरह से। ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कोच भी बढ़िया था। देखिए, कोच उस टाइम पर प्लेयर्स इतने बड़े बड़े थे, कोचिंग इतनी नहीं होती थी, ऑर्गेनाइज बड़ा जबरदस्त करता था वो, और फिर कोचिंग जो बतानी थी चीजें बताना था। लेकिन जो उसकी डेथ हुई उसके बाद जो हमें सदमा लगा, और फिर उसके बाद जो हमारे साथ ट्रीट हुआ वहां पर, हमारे ऊपर अपना बहुत तो कई सारी कई अपना खिलाड़ियों पर वो, भी आरोप आए थे, बहुत इनिशियल फेज में बहुत खिलाड़ियों पर भी शक की सुई गई थी कि यार कहीं कुछ खिलाड़ियों के साथ ही तो दिक्कत नहीं हुई। क्या आपको वो दौर याद है? हाँ मीडिया बिल्कुल में उस याद तरह है, की खबरें चल क्योंकि रही थी। मेरा तो अपना, मैं वो टीम था, क्योंकि हमारी अपना हर एक दो दिन के बाद वो पुलिस आती थी और पूछताछ होती थी हर एक प्लेयर से। हम तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इतना ज्यादा कि यार ये क्या हम पे लगा रहे, हम पे सारे ऐसा ऐसा लग रहा है वही। कि हमारे ऊपर आ रही है सारी चीज, तो यहाँ फैमिली भी परेशान। फिर तो वहां नहीं, पर तो वहां किसी खिलाड़ी को शक के घेरे में भी लिया गया था उस समय पे, या सबसे पूछताछ होती थी, या किसी से ज्यादा नहीं, किसी से सबसे कम? पूछताछ हुई थी। नहीं नहीं, सबसे पूछताछ हो रही थी, और फिर कैप्टन, मैनेजमेंट और सीनियर प्लेयर का उसका नहीं पता। जो हम लोग थे, जो हमारे, इन्होंने सबके ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो ग्रुप्स के तौर पे इंटरव्यूज होते थे। उसके बाद इंक्वायरी चलती गई, और उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, वो फिर भगवान जानता है। लेकिन ये है कि वो किसी को पता वो ही नहीं अपना चला। एक, वो वो अभी तक वो अपना जो है वो नेचुरल डेथ उनको बता दी है, और फिर वो नेचुरल डेथ होके मामला सारे खत्म हो गए। फिर आपने बात की सिडनी की, बिल्कुल हमारा पहले न्यूजीलैंड का टूर था, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया जाना था। नहीं, मुझे तो मुझे मुझे इंजरी, दो तीन बहुत अच्छे से याद है दानिश भाई, क्योंकि मैं उस समय पे बहुत क्रिकेट देखता था और बहुत ज्यादा। अब तो खैर आपको करियर भी देखना है अपना, लेकिन मुझे गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ आपने विकेट्स लिए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने कराची में विकेट्स लिए थे, मुझे याद है। नहीं, और फिर श्रीलंका के सिडनी खिलाफ में याद कराची में, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में। है। अच्छा, तो मैंने उल्टा बोल दिया। जी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपने बिल्कुल सही किया कि आपने इसे सही कर दिया। और फिर मुझे सिडनी बहुत अच्छे तरीके से याद है। मुझे याद है कि मेलबर्न में शायद आपकी उंगली में चोट थी, और फिर आप सिडनी में निराश भी थे, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू चला था उस समय हाँ पे, और आप जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी एक्चुअली फिंगर, जो रिंग फिंगर है राइट हैंड की, वो फ्रैक्चर हो गई थी इंग्लैंड में काउंटी के मैच के अंदर।
तो उसको यहाँ पर अपना पाकिस्तान आया था, हमारा 1 मंथ का ऑफ था, तो मैंने 1 महीने में रिकवरी कर दी। लेकिन वो ऐसी थी उंगली के उस पर जरा सी जोर से लगती थी ना चीज, तो वो बहुत पेनफुल था। तो न्यूजीलैंड के अंदर हमने जो टेस्ट मैच के अंदर मैंने 7 आउट किए थे नेपियर में, तो डैनियल विटोरी का कॉटन बोल्ट था वो मैंने छोड़ दिया था, इतना तेज आया था, तो मैंने अटेम्प्ट किया था तो मेरी फिंगर स्वेल हो गई थी। और जो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच था वो मैं, हाँ बहुत अच्छा टूर हुआ था। उसके बाद हम मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच था, वो था द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था, विच वाज आई वाज लविंग और मैं उसके लिए प्रिपेयर था बिल्कुल। लेकिन मेरी फिंगर इजाजत नहीं दे रही, बिकॉज मैं अपनी टीम को लाइबिलिटी प्लेयर की तरह नहीं, सिर्फ यार खेलोगे तो मैच फीस मिल जाएगी, मैं उस तरह नहीं लेता। मुझे उस दौरान उनका एक इंटरव्यू याद है जेफ लॉसन का, उन्होंने कहा था दानिश कनेरिया इज लाइक शेन वॉर्न, उन्होंने कहा था ही इज लाइक शेन वॉर्न, और फिर वजह भी बताई। उन्होंने ये कहा कि वो गेंद आकर छीनता है, वो मांगता है कि मुझे 2 गेंद करने के लिए, वो घबराता नहीं है अपॉर्चुनिटी से कि यार यहाँ पे नहीं, अब करूंगा तब करूंगा। तो पहला जब मैंने सुना कह रहे हैं कि ही इज लाइक शेन वॉर्न, मैंने कहा शायद इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया, लेग स्पिनर है तो शायद, क्योंकि शेन वॉर्न उस समय पे बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, नो डाउट रिटायर हो चुके थे, और आप निश्चित तौर पर खेल रहे थे, लेकिन आप तब तक उतना बड़ा नाम नहीं बने थे कि मुझे लगा क्या सोचकर बोल रहे हैं शेन वॉर्न। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपका वो परफॉर्मेंस रहा वहां पे सिडनी में, मुझे लगा शायद जेफ लॉसन की बात सही कह रहे थे कि ईगर रहते हैं सिचुएशन के लिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पे बैकफुट पर जाते हैं। तो वो जो कंपैरिजन था, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने जो आपको शेन वॉर्न से आपकी तुलना की, वो बहुत एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उनकी तरफ से? बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और उसके पहले भी अगर आप रिची बेनो, द ग्रेट रिची बेनो ने भी, जब मैंने पहला टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का जहां मैंने सिडनी में आउट किए थे, उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट दिए थे। और फिर हमारे ग्रेट एसेक्स काउंटी के ग्राहम गूच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंग्लैंड बैट्समैन, वो मेरे एसेक्स काउंटी के मेंटोर भी थे, हेड भी थे, तो वो मेरे लिए इस तरह बात करते थे। तो मैं हमेशा चैलेंजेस लेना सीखा। और जब सिडनी वाला टेस्ट मैच हुआ, और सिडनी में, क्योंकि कभी सिडनी का विकेट ग्रीन टॉप नहीं रखा, लेकिन जब मीडिया में पता चला कि ही इज बैक एंड ही विल बी प्लेइंग, तो उन्होंने ग्रीन टॉप रखा। पहली इनिंग में तो मुझसे आउट नहीं हुई, लेकिन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान को उस पोजीशन पे लेके आ गया था जहां पर हम सिर्फ चेस 50 रन या 30 रन करते, लेकिन वहां पर कामरान अकमल ने कैचेस छोड़े, वहां पर रनआउट मिस हुए, और 180 हमें टारगेट मिला, वो हमने नहीं किया गया। उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे थे, लेकिन वो फिर क्वेश्चन मार्क उठने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस क्वेश्चन मार्क को कहां दरगुजर कर दिया, आईसीसी ने कहां दरगुजर कर दिया। तो मैं जादू वादू आता है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को? अभी यही है रोहित, मुझे तो समझ नहीं आता है कि यार, और ये रोहित, आपको मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे, और जब मैच होते थे तो आई वॉज वेरी सीरियस। उस रात को मैंने खाना नहीं खाया, मैं अपनी वाइफ के साथ नाराज, और मैं बहुत गुस्से में था उस रात को। मैं हर मैच खेलता था, दिल से खेलता था और दिल लगा के खेलता था, और मेरा हार्ट एकदम जुड़ा हुआ होता था, इमोशंस जुड़े होते थे। माइकल क्लार्क को आपने पीछे से बोल्ड कर दिया था, वो शायद उसी मैच की बात है? नहीं, वो अपना फिर हमारा जो मैच था, आखिरी जो मैच था, उसमें हुआ था जिसमें कामरान अकमल ड्रॉप हो गए थे, सरफराज आ गया था कीपिंग करने, वो अपना वहां पर है। लेकिन जो सिडनी वाला टेस्ट मैच है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज देखिए आपने आउट किए हुए होते हैं पाकिस्तान, हम मैच जीते हुए होते हैं, आप कंटेंडर होते हैं मैन ऑफ द मैच के, बहुत बड़ा एजाज होता है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना, वहां जाके परफॉर्म करना, तो वो जब नहीं होता तो बहुत फील होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, यार ये ऐसा हो गया, कैसे हुआ, कोई तो पूछे, कोई तो इनसे वो करे। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो चीजें दब जाती है, फिर वही लोगों को कप्तानी दी जाती है, उनको इस सर पे ताज पहनाए दिए जाते हैं। थोड़ा सा एक रैपिड फायर टाइप की चीज है, बस वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और जी उम्मीद करूंगा कि आपके सवाल, आपके जवाब जो है वो रैपिड भी हो और फुल ऑफ फायर भी हो। तो बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर, दैट इज माय बेस्ट कैप्टन, बेस्ट पाकिस्तान कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर? इंजमाम उल हक। आपकी क्रिकेट सबसे ज्यादा क्रिकेट शायद आपने उन्हीं के साथ भी खेली है ना, एज अ कप्तान। That was toughest batsman you bowled to. ब्रायन लारा। मुझे एक वो ओवर याद आता है जिसमें शायद उन्होंने आपको 5 बाउंड्रीज मारी थी, 25 या 26 रन, 5-6 बाउंड्री मारी थी, सबको मार रहा था, लेकिन कोई उसके सामने बॉल नहीं करना चाह रहा था। लेकिन एक मैं वाहिद था, मैंने बोला नहीं मैं आउट करूंगा, उसके साथ मैं लड़ता था। वंडरफुल गाय, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा दोस्त है मेरे,
हम लोग अक्सर बातचीत करते थे सुबह नाश्ते पे वैसे भी, और ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन ब्रायन लारा जैसा जो फुटवर्क था वो मैंने नहीं देखा। ब्रायन लारा हो गया, फिर उसके बाद मुझे जो हुआ वो लक्ष्मण, हम्म। वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि वो वही टेस्ट मेरा प्लेयर अगला इतने सवाल था जबरदस्त कि है। टफेस्ट इंडियन बैट्समैन यू बोल टू, वीवीएस लक्ष्मण होगा आपका आंसर? टफेस्ट 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 इंडियन बैट्समैन यू बोल बैट्समैन, एक तो सहवाग, टू। हाँ। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये 3 प्लेयर थे। नहीं, कोई एक अगर आपको चुनना हो इनमें से, या एक दो अगर तीन पे अगर कोई आप इन्हें रैंक करें। 1 2 3 के अगर ऐड करे तो नंबर 1 सहवाग, देन लक्ष्मण, देन द्रविड़। ओके। अच्छा, अगर आपको आईपीएल खेलने का मौका मिलता तो किस टीम में जाना चाहते हैं? अगर किसी भी फ्रेंचाइज को अगर मौका मिले कोचिंग करने का या कोई भी चीज करने का, तो मैं प्रिफर करूंगा कि जो टीम देखे, मैं आईपीएल देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ, मैचेस देखता हूँ। टीम है देखे, वो एक गुजरात की पहले टीम होती थी, राजस्थान रॉयल, शेन वॉर्न भी खेले, राजस्थान की टीम है। मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल। हाँ, मैं अपना जो है राजस्थान और ये मुंबई इंडियंस और हैदराबाद सनराइजर्स, ये ऐसी टीम है कि दे आर बंच ऑफ यंग टैलेंट है उनके अंदर, और बहुत वो आता है उनकी जो क्रिकेटिंग है, देखते हुए बड़ा मजा आता है। वैसे तो चेन्नई भी है, कोई आईपीएल की ऐसी टीम नहीं जो आप मिस आउट कर सकते हैं। बस ये है कि कोई भी टीम अपॉर्चुनिटी दे दे। और दोनों का भी नाम ले लीजिए। कोलकाता को क्यों छोड़ रहे हैं आप? कोलकाता और वहां पर पहले वसीम भाई काम कर गया ना। शाहरुख भाई अगर बोलेंगे तो आ जाऊंगा उनके लिए काम करने के लिए। अरे शाहरुख भाई तो हमेशा तैयार रहते हैं। खैर, अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपका फेवरेट वेन्यू कौन सा रहा है जहां पर आपको बॉलिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब उसे क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं योर मोस्ट फेवरेट हंटिंग ग्राउंड? सिडनी। सिडनी? सिडनी बिकॉज नहीं, वो इंसिडेंट नहीं, मैंने वहां पर 2 दफा टूर किया, और दोनों दफा भगवान के आशीर्वाद से दोनों टूर के ऊपर सिडनी की परफॉर्मेंस मेरे ऑनर्स बोर्ड पर है दोनों दफा। वैसे तो सारी जगहों पे, लेकिन सिडनी एक ऐसा ग्राउंड है कि वहां पर बॉलिंग करने में मुझे मजा आता है। एक तो बाउंस ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, थ्रू बाउंस मिलता है, जो स्पिन मिलता है, और ग्राउंड भी बड़ा कमाल का है। उस ग्राउंड में और फिर उसका जो ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन है, वो बड़ा मजा आता है। और अभी जो रिसेंटली अभी जो ग्राउंड बना है, मोड्रा स्टेडियम, जो बहुत वर्ल्ड बेस्ट वो फैसिलिटीज और सारी चीजें कहा जा रहा है, बिगेस्ट स्टेडियम, तो कभी भगवान ने चाहा तो वहां जाके देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए थे उसका उद्घाटन करने। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जिसको लेकर क्रिकेटर्स बचते हैं जवाब देने से, वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और ये एक दो ऐसे सवाल है। विराट कोहली या रोहित शर्मा में से अगर आपको एक बैट्समैन को पिक करना हो तो? रोहित। व्हाइट बॉल क्रिकेट, टेस्ट मैच, व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल क्रिकेट, देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करें तो दोनों प्लेयर, नहीं मैं आपको बताता हूँ, समझाता नहीं हूँ। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के साथ, बिकॉज वो ओपनिंग जाके जिस अंदाज से वो इनिंग बिल्ड करके देता है, और जिस तरह की वो फास्ट बॉलर्स को तो फाड़ देता है, तो उसके बाद बेचारों के पास, बॉलर के पास रहता क्या है कि जब तक विराट आता है तो वो तब तक फुस हो चुके हुए होते हैं। तो विराट आके उनके मजे ले लेता है। ये कि रोहित ने रन भी किए, बहुत रन किए उसने यार। 300 तो वो ऐसा करता है कि उसके लिए पीनट है, जैसे 50 करते हैं लोग। तो मेरे ख्याल से, और जो खेलता भी है, और वो मुंबई इंडियंस के लिए भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है, और वैसे भी रही है। अच्छा, ये बताइए, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से अगर आपको किसी एक को चुनना हो आज के, विराट कोहली। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से ग्रेट मान रहे हैं आप विराट कोहली को? सचिन तेंदुलकर वॉज ग्रेट एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट, बट अगर आप एक होती ग्रेटनेस देखें, इसमें भी 2 चीजें। सचिन तेंदुलकर की आप लेगेसी को देखें, और विराट कोहली जब से अंडर 19 से निकल के कप्तान बने हैं और इंडिया से खेल रहे, वो विराट ने स्ट्रगल किया, उसके ऊपर बीती, वो बाहर हुआ, डिसिप्लिन किया। और फिर सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, नो डाउट उसने, ही वाज द वन ऑफ द लेजेंड, ठीक है ना, वो अभी तक, एंड ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। बट विराट कोहली
जिस तरह टीम को लूजिंग पोजीशन में से निकाल के विनिंग पे लेके आके जिता देता है, इस तरह विराट करता है ना कि टीम आती है तो वो हो जाती है कि विराट कोहली है, टीम जीत जाएगी। तो ये एक चीज का डिफरेंस मुझे लगा एज अ क्रिकेटर। मेरा एक ओपिनियन मेरा अपना वो है कि मैंने विराट को कभी बॉलिंग नहीं की है। विराट को मेरा बड़ा दिल होता है कि यार काश में खेल रहा होता, विराट को बॉल करता, कि इतना क्यों अपना बॉलर्स घबराते हैं। लेकिन सचिन जी को बॉल की हुई है, उनको अपना वो तो बहुत बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन अपना विराट को बॉल करने की तमन्ना वो रह गई थी वो उसको, क्योंकि कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी पूरी हो। एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर ना हो तो किसी भी मसले पर पूरी हो जाए।